हेलो दोस्तों, मैं ही पीयूष मौर्य और आज की इस वीडियो में आपको पूरे क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में समझिए जो आपको मैथ होता है उसमें जितने फॉर्मूले आते हैं पूरी किताब के फॉर्मूले आज की इस वीडियो में मैं बता दूंगा। पूरी हाई स्कूल में ये देखिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने। एक तो ये पेज है, इसमें फॉर्मूला है और देखिए एक ये पेज, ऐसे ऐसे करके सभी फॉर्मूले लिखे हैं। आप देख पा रहे हैं ये है फॉर्मूला। उसके बाद हम यहां पर देखते हैं फिर कौन सा फॉर्मूला है। ये देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला दिख जाएगा और अभी खत्म नहीं हुआ। देखिए पूरी किताब का फॉर्मूला एक ही जगह। देखिए मेहनत भले मैं इसमें कर रहा हूं, इसमें फायदा लेकिन आपका है। अब कैसे है मैं बता देता हूं। आपको अभी तक पूरा बुक पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना रहता है, तो इसलिए मैं आपके लिए क्या सोचा कि आपके लिए एक ऐसे वीडियो बनाऊं, भले मुझे मेहनत करनी पड़े, भले हर जगह से मुझे फॉर्मूले लेने पड़े, कॉपी में लिखना पड़े, उसके लिए बाद आपके लिए वीडियो बनाना पड़े, लेकिन मैंने यह किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको अच्छे से तैयार कर लें। जो भी है जितना भी आप पूरा जितना भी बोर्ड परीक्षा में आपके आएगा क्लास 10th में 2023 बोर्ड के लिए 24 बोर्ड के लिए आप उसको पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आपको कहीं से भी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। मैंने यहाँ पर हर फॉर्मूले लिख दिए हैं, चैप्टर 1 से लेकर पार्ट 1 से लेकर आपका जो पहला चैप्टर है जो संख्या वाला है, संख्या से लेकर पूरा लास्ट तक आपकी सांख्यिकी तक के पूरे फॉर्मूले इसी वीडियो में मैंने खत्म कर दिए हैं। तो आप लोग देखिए, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, पूरा समझिए जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, जितने फॉर्मूले बता रहा हूं इनको पूरा एक एक फॉर्मूला एक एक सूत्र आपको अच्छे से तैयार करते चलना है। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी किताब आपकी समाप्त। आइए पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं, पहले चैप्टर के फॉर्मूले से, और एक एक फॉर्मूला एक एक चीज मैं अच्छे से आपको समझाते चलूंगा। एक मैं पेपर ले रहा हूं और पेपर पे आपको बताते चलूंगा कि आपको कहां पर क्या चीजें यूज करनी है, किसका मतलब क्या है, और कुछ चीजें मैंने इसमें मिक्स की है वो सब क्या है। और मैं एक चीज आपको ये बता दूं कि इस वीडियो का हम लाइक का टारगेट रखते हैं। कितना टारगेट रखें आप ही बताइए, कितना टारगेट इसका रखना चाहिए, बताइए कितना टारगेट इसका रखें। तो चलिए हम इसका लाइक का टारगेट रखते हैं 500 लाइक का, जो कि नॉर्मल है, आप लोग करा देंगे। और ये देखिए पेपर हम इससे पहले निकाल लेते हैं। चलिए हमने पेपर निकाल लिया और लाइक का टारगेट है 500 लाइक, जो कि आप लोग बहुत ही आसानी से करवा देंगे। तो सभी लोग इसको कर लीजिएगा ना। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसके पहले एक चीज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए मैंने ऐसे भी चैनल देखे जिन्होंने फॉर्मूले काफ़ी सारे बताए हैं लेकिन गलत हैं उसमें से, इसी के फॉर्मूले हैं। और आप लोग चैनल को बहुत अच्छे से जानते होंगे उसमें फॉर्मूले ही गलत हैं पूरे के मतलब ये हुआ कि कुछ फॉर्मूले गलत है। जैसे देखिए साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, यही मैं आगे आपको बताऊँगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ उसको आप समझिए। वो होता है कॉस थीटा, तो उसको वहाँ उन्होंने माइनस कॉस थीटा लिख दिया है इस प्रकार से। और ऐसे 2-3 और फॉर्मूले हैं, 3-4 और फॉर्मूले हैं जो कि गलत हैं। जैसे एक शायद वो वाला गलत था, मैं देख रहा था, मैं पूरा एनालिसिस करके मैं बता रहा हूँ ना आपको। मैं हर जगह से देख कर लिखा हूँ, हर जगह से समझ के लिखा हूँ कि आखिर कहाँ सही मिल रहा है कहाँ गलत मिल रहा है। मैं हर जगह से पूरा छान के यह वीडियो आपको दे रहा हूँ, तो उसकी दिक्कत मत लीजिएगा कि हम कैसे तैयारी करेंगे क्या कैसे। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी जो घन का फॉर्मूला है वो भी गलत है, जो उन सब में दिया है घन का फॉर्मूला होता है a³ लेकिन वहाँ 6a³ है, तो ये सब गलत है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको हर चीज़ एकदम सही से मिलने वाली है। अब आइए शुरू करते हैं, वीडियो काफ़ी बकवास हो चुका। देखिए जो पहला है भाज्य बराबर क्या होता है, पहले फॉर्मूले से शुरू करते हैं, हम लास्ट तक अभी जाएंगे। सबसे पहला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए भाज्य को अगर a माने हैं, इसको b, इसको c, इसको d, तो a बराबर हो जाएगा, भाजक को b माने तो b गुणे भागफल, तो इसको c प्लस है बीच में और शेषफल को d, तो यही लिखा रहता है a बराबर bc प्लस d। तो देखिए भाज्य, अगर कहीं पर आपको भाजक दिया हो और भागफल दिया हो और शेषफल, तो आप भाज्य बहुत आसानी से निकाल लेंगे, भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। उसके बाद जो हमारा सेकंड फॉर्मूला आता है, दूसरा फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए मान लीजिए आपको दिया है दो संख्याओं का गुणन और एक एलसीएम दिया है, तो आप इससे एचसीएफ निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको एचसीएफ गुणे एलसीएम दिया है तो आप दो संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर पूछे दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप बता देंगे एलसीएम जो महत्तम समाप्तवर्तक होता है और ये जो एलसीएम है, तो ये दोनों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों के गुणनफल जो एचसीएफ और एलसीएफ गुणे एलसीएम, इसी को हम इसको दो संख्याओं का गुणनफल बोलते हैं।
अब इसके बाद आ जाते हैं थर्ड फॉर्मूले को। इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा एक नोट्स में, अच्छे से आपको नोट बनानी है। एक कॉपी लीजिए, कॉपी पे आप इनको नोट करिए, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ जितने फॉर्मूले उसको नोट करिए। अगर अभी नहीं है कॉपी तो कोई बात नहीं, आप थोड़ी देर बाद वीडियो देखने के बाद खत्म होने के बाद आप नोट कर लीजिएगा, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप बस दिमाग लगा के इसको पढ़िए। तो देखिए तीसरा जो फॉर्मूला है शून्यकों का योग। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सही से स्टार्ट हो रहा है। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब इसमें से काफ़ी सारे बच्चों को समझ में ही नहीं आया होगा, कैसे समझ में आएगा। देखिए शून्यकों का योग क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अब देखिए ये कब निकाला जाता है, जब कोई द्विघात समीकरण दिया जाता है। द्विघात समीकरण कैसे मान लीजिए दिया है 3a² प्लस बी, मान लीजिए b के स्थान पर दे दिया 2a ही मान लीजिए रख दिया प्लस c, यहाँ b, एक सेकेंड इसको काटे, 3a² प्लस 2b प्लस c बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें शून्यकों का योग जो माइनस बी बटे, तो इसमें देखिए a ये होता है, इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। समझ में आ गया। इसका जो पहला वाला रहता है, जैसे इसमें के 3 को बोलेंगे, इसमें के 2 को, और इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोलेंगे, 1 मान सकते हैं। इस प्रकार से इसको बोलते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो यही होता है। अब जैसे शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए ना, माइनस बी, तो माइनस बी मतलब 2 है, बी का मान 2 है, आगे माइनस है, बटे ए का मान 3 है। तो इस प्रकार से निकाला जाएगा। और उसी तरीके से है शून्यक का गुणनफल। अब देखिए हमने शून्यक का योग निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। तो अब आता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुणे बीटा बराबर सी बटे। शून्यकों का जो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, वो होता है सी बटे। सी मतलब यह जो पद है, या सी बटे ए ये वाला है, तो 1/3 इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए पांचवा है एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लीजिए कोई द्विघात बहुपद दिया है जिसके कि क्या है शून्यक अल्फा और बीटा, तो फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा। तब फॉर्मूला कैसे बनेगा आइए उसको भी हम समझते हैं। तब बनेगा P ऑफ x बराबर, पहले तो देखिए x² रहेगा। अब देखिए अगर इसका मान हमें दिया है, ये शून्यकों का योग है और ये शून्यकों का गुणनफल, तो P ऑफ x बराबर x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो यह चीज़ आपको ऐसे करना है। पहले क्या करना है, अगर अल्फा और बीटा दिया है तो इन दोनों को जोड़ लेना है और एक बार इन दोनों का गुणा कर लेना है। उसके बाद इनका मान लाकर यहाँ पर रख देना है। फॉर्मूला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा कि फॉर्मूले पे सभी क्वेश्चन रहेंगे, तो वह चीज़ आप समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। और 500 लाइक का जो टारगेट मैं ले रहा हूँ, इसको तुरंत से करवाइए। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी लोग तुरंत लाइक करें, तुरंत। अभी अगर लाइक नहीं किया तो 500 लाइक टारगेट है, तो आप लोग अगर लाइक करेंगे तो हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी, जिसके कारण आपके लिए वीडियोस भी और अच्छी आ पाएंगी। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। देखिए जो छठवां है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस पर 3 स्टार बना रहा हूँ। यह आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है और 4 नंबर में पूछ सकता है। क्या पूछेगा क्या नहीं वो मैं आपसे बताता हूँ। वो ये पूछ सकता है कि देखिए वो क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा जैसे यहाँ पर पहले मैं बता देता हूँ। अगर जो समीकरण इस टाइप से है कि a1/a2 बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल टू b1/b2 की, तो जो रेखाएं होंगी वह कैसी होंगी, वह प्रतिच्छेदी होंगी कि नहीं, या प्रतिच्छेदी होंगी ना। उसके बाद इसका जो हल होगा वह अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब यूनिक कैसे, केवल एक हल, उसका कोई और हल नहीं होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ इसके माध्यम से। एक लाइन ऐसे गई, एक लाइन ऐसे गई, तो इसका केवल एक ही हल है। प्रतिच्छेदी मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट बनेगा, इसलिए इसका केवल एक ही हल है और इसका जो निकाय है वह संगत है। अब उसके बाद देखिए जैसे a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है, और ऐसे भी हो सकता था a1/a2 डज नॉट इक्वल और c1/c2 भी डज नॉट इक्वल। तो इसका मतलब ये हुआ ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई। अब इसमें बताइए कहाँ कहाँ डॉट है, ये है, ये है, ये है, ये कितने सारे हैं, मतलब इसके अनंत हल होंगे। समपाती रेखाएं हैं, या कैसी रेखाएं हैं,
संपाती, और इसका जो रेखा वो है अनंत हल, और इसका जो निकाय होगा संगत होगा और निर्भर करेगा। तो इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है मान लीजिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, इतना तो बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो यह कैसा होगा, समांतर रेखा होगी। अब जो समांतर रेखा होगा उसका कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? और इसका जो निकाय होगा असंगत होगा। तो देखिए कोई हल इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे। अरे इसे तो ही बोलते हैं ना भाई समांतर रेखाएं। समांतर जब रेखाएं हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यह दोनों लाइनें कहाँ पर मिलेंगी बताइए। एक लाइन यहाँ शुरू हो रही है, एक लाइन यहाँ, तो ये सीधी जाएंगी। मान लीजिए अगर एक यहाँ से होती ऐसे जाती है और एक यहाँ से होती ऐसे, तो मिलती, लेकिन ये सीधी जा रहे हैं तो इसका कोई हल नहीं होगा, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है विवितकर का, यह जो विवितकर का फॉर्मूला है यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे लोग इसको पढ़े होंगे। मैं बता देता हूँ जो विवितकर डी होता है, डी बराबर b² माइनस 4ac। उसके बाद आते हैं 8वें फार्मूले पे। जो 8वां फार्मूला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसको श्रीधराचार्य जी ने दिया था, तो इनका जो फार्मूला है इसको श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। वह फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। नहीं लिखा है हमने तो लिख देते हैं। तो देखिए ऐसे होता है इनका फार्मूला। अब एक चीज़ यहाँ आप लोग ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो b है, a है, c ये क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये होता है, मान लीजिए एक समीकरण 2a² प्लस 3b प्लस c, तो इसमें ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। तो इतना आप ध्यान दीजिएगा, बाकी इसी का मान आपको रखना है। इस सभी पे मैं क्वेश्चन सॉल्व तो करवा ही दूंगा, पहले आप लोग इसको देखते चलिए। अब उसके बाद मूलों का जो योग होता है और मूलों का गुणनफल फिर आ गया। अभी आपने पढ़ा था ना शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ पर है मूलों का योग, मूलों का गुणनफल। दोनों चीज़ें वही है, सेम है, फॉर्मूले देखिए सेम है, इनके जो फॉर्मूले हैं दोनों के सेम है। मूलों का योग जो है वो भी है -b बटे a, और अभी आपने शून्यकों का योग पढ़ा था वो भी था। अब देखिए मूलों का जो गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा, तो c बटे a। तो इस प्रकार से आपको ये कर देना है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, जो है 11वां पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसको आप लोग समझिए, आखिर पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो देखिए जो पाइथागोरस प्रमेय है उसमें क्या होता है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस प्रमेय। पहले सब लोग एक बार अच्छे से थोड़ा अपना मन तन लगा के एकदम बैठ जाएं। अब देखिए इसमें आपको क्या है, क्या करना है। तो जो पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धनाधार का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा। देखिए मैं एक पेज ले लेता हूँ यार, एक सेकंड, आप लोग बस ऐसे बने रहिए, बस समझाते चलो ना, तो उससे आपको क्या एकदम दिमाग में क्लियरिटी बनी रहेगी कि हाँ भैया हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, एक त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री है। अब देखिए तो इसका ये जो, इसको बोलते हैं आधार, ये है लंब और ये है कर्ण। अब आपको समझ में आएगा, अगर आप कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रहेगा ना, कर्ण का स्क्वायर। अब बाकी स्क्वायर उधर करेंगे तो ये रूट में बदल जाएगा। वैसे ही लंब का निकालना है तो लंब इधर आ जाएगा, कर्ण उधर चला जाएगा। बस बहुत छोटी सी बात है। नहीं तो लंब को इधर ही रखिए, आधार को इधर कर दीजिए, कर्ण माइनस आधार का स्क्वायर, बस इस प्रकार से। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यह आता है आपका सिद्ध करने के लिए, ये आएगा, और ये जो थेल्स प्रमेय है वह भी आएगी सिद्ध करने के लिए। AD बटे DB बराबर AE बटे EC, या थेल्स प्रमेय, यह भी सिद्ध करने के लिए आएगी। अब देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वह क्या है, वह ये है कि रूट में x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यह है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब इसके बाद है 14 नंबर, जो कि दो बिंदुओं, यहाँ पर दिया गया है दो बिंदुओं, आपको कौन कौन सी दी गई हुई हैं, x1, y1 तथा x2, y2 को m1 अनुपात m2 के अंतः अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदु हैं x1, y1 तथा x2, y2, इसको m1 और m2 के अंतः अनुपात को विभाजित। अब देखिए एक चीज़ पहले आपको बता दूं कि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे, फॉर्मूला पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा। अगर हमें बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो m1 x2 प्लस m2 x1, मतलब m1 और x2, इससे इसका होगा m1 x2 प्लस
m2 का x1 से होगा, 1 वाले का 2 से, 2 वाले का 1 से, और नीचे m1 और m2 को जोड़ देंगे। क्लियर। इसके बाद देखिए एक बार में नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, दोबारा आपको समझ में आएगा, क्योंकि किसी को भी एक बार में समझ नहीं आता। आप इसको भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि एक बार में सबको समझ में आ जाता है। इसका होगा m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। देखिए 15वें पढ़ते हैं। देखिए जो 15वां है वह ये है कि दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लीजिए दो बिंदुएं हैं, उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो बिंदुएं हैं, उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, इस प्रकार से होगा। उसके बाद 16वां है त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। देखिए त्रिभुज जो होता है उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। उसके केंद्रक का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, तो ये हो जाएगा त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक। इतना ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद देखिए x1 y1 ये सब क्या है, जैसे देखिए मैं बताता हूँ x y, अभी आप कहेंगे ये x y क्या है, तो ये है x y 2,1 0,3 3,1, ऐसे देखिए काफ़ी सारे दिए रहते हैं ना। इसमें का जो पहला रहता है इसको x बोलते हैं, दूसरे वाले को हम y बोलते हैं, फिर इसको x इसको y, इसको बोलेंगे हम लोग x और इसको बोलेंगे हम लोग y। तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब यही है। और ये है x1, ये x2, ये x3, y1 y2 y3, हो गया ख़त्म, ज़्यादा कुछ नहीं था ना। अब बढ़ते हैं 17वें पे। 17वां है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज, मान लो कोई त्रिभुज है ABC, उसका क्षेत्रफल, तो 1/2 ब्रैकेट में x1 कॉमा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 फिर ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति के सूत्र। अब ये जो त्रिकोणमिति के सूत्र बहुत लोग आपको एकदम झिला देते हैं, इसी में पूरा आपका टाइम पास हो जाता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। तो देखिए मैंने एक छोटा सा इसके लिए फॉर्मूला लिखा है, आप इसको बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। LAL बटे के लाल बटे का, अब ऐसे नहीं तो LAL बटे के। अब देखिए जो पहला वाला है यह साइन के लिए है, दूसरा वाला जो है कॉस के लिए है, तीसरा वाला है tan के लिए। अब देखिए कोई आपसे पूछे साइन बराबर क्या होता है, तो साइन बराबर यल मतलब लंब के मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर कोई पूछ ले ए से आधार के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। और tan थीटा बराबर अगर कोई पूछ ले यल से लंब ए से आधार, तो लंब बटे आधार। अब अगर कोई मान लीजिए अभी कहेंगे आप, मान लीजिए कोई सेक का पूछ ले कॉसेक tan, तो क्या करेंगे हम, देखते रह जाएंगे। नहीं, आपको देखिए tan का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कॉट का कोई पूछे तो कॉट का tan का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। देखिए tan का जब लंब बटे आधार था तो कर्ण इसका जो कॉट है उसका हो जाएगा आधार बटे लंब। ऐसे देखिए यहाँ पर सेक का हो जाएगा, सेक का होगा कर्ण बटे आधार, और जो कौशिक का होगा कर्ण बटे लंब। अब देखिए 18 नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे चलते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, इसको मैंने देखा कि जो भी पढ़ा रहे हैं वो गलत पढ़ा रहे थे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसको और अच्छे से। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर आप हमेशा समझिएगा कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कुल मिला के इसमें देखिए आपको सिर्फ थीटा यहाँ पर जो मान रहेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू मान लीजिए हमने 45 अंश रख दिया, तो यह क्या होगा, यह होगा कॉस थीटा मान 45 अंश। सॉल्व हो गया, बस इसमें ज़्यादा आपको तिकड़म नहीं करना है। अब देखिए बाकी यही साइन tan से को हम उल्टा कर देंगे, साइन का कॉस, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये सब आपस में एक जैसे ही होते हैं, तो इसलिए आपको ज़्यादा उस प्रकार से नहीं करना है गौर, बस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आपको समझ के रखना है। तो अब देखिए क्या है 19वां, वृत्त का व्यास। जो वृत्त का व्यास है वह क्या है, तो वृत्त का व्यास है 2 गुणे r, मतलब r से हो गया देखिए आपकी त्रिज्या, तो 2r। अगर कोई वृत्त है उसका आपको व्यास निकालना है तो 2r कर देना है, त्रिज्या का 2 गुना कर देना है, व्यास निकालेगा। फिर देखिए 20वां, वृत्त की अगर परिधि निकालनी है तो 2πr, पाई का वैल्यू होगा 3.14, पाई बराबर
3.14 होता है, ये आप याद रखिएगा। और जहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है। अगर मान लीजिए कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई r स्क्वायर, पाई 3.14 या फिर 22/7 भी आप रख सकते हैं। और r मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे। फिर 22 नंबर पे आते हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। मान लीजिए कोई वृत्ताकार वलय है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो वह कैसे निकलेगा, पाई ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर, जहाँ पर r1 व r2 क्या है, बाह्य व अंतःवृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब देखिए पहला बाह्य वृत्त की त्रिज्याएं, अंदर जो उसके बाद है अंतःवृत्त की त्रिज्याएं। अब कहेंगे बाह्य अंतः क्या है, देखिए एक ऐसे गोला है और फिर उसी में एक ऐसे गोला है। मान लीजिए इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, ये जो है छायांकित भाग है, तो देखिए इसमें एक अंदर गोला है जिसको अंतःवृत्त बोलेंगे, जो बाह्य है इसको बाह्य वृत्त बोलेंगे। समझ में आ गया ना, ऐसे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए 23 नंबर पे आते हैं फॉर्मूले पे, जो कि है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इन सभी को आप नोट करते चलेगा और हाँ 500 लाइक का जो टारगेट है उसको आप लोग जरूर से कंप्लीट करवा दीजिएगा। देखिए जो वृत्त के त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, ए मतलब एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर, θ/360 पाई r स्क्वायर। अब देखिए थीटा की वैल्यू आपको दी रहेगी कि जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, उसका ये वृत्त का त्रिज्यखंड यही होता है। मान लीजिए वृत्त है, वृत्त में एक ऐसे रहेगा, इसी का मान लीजिए फॉर्मूला, इसी का सूत्र है, ये त्रिज्यखंड इसे ही बोलते हैं। तो यहाँ का कोण दिया रहेगा, मान लीजिए 20 अंश है, 40 अंश है, 50 अंश, 60 अंश जो भी दिया रहे, तो उसको आपको यहाँ रख के पाई r स्क्वायर, ये आपको त्रिज्या ये निकाल लेनी है, बस उसे सॉल्व कर देना है। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, इस पर मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा। जैसे 500 लाइक कंप्लीट होता है मैं इन सभी पे क्वेश्चन लाना शुरू कर दूंगा, तो आप लोग इसके लिए कंप्लीट करवाइए जल्दी से। उसके बाद अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखिए जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है r स्क्वायर और उसके बाद पाई इंटू θ/360 माइनस साइन θ/2। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन आप लोग इसको जहाँ प्रैक्टिस करेंगे 4 से 5 बार उसको आप समझ लेंगे अच्छे से। तो इसको आप लिख के याद करिएगा, लिख के कम से कम 5-6 बार, तो आपको ये याद हो जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड फॉर्मूला है, सबको अच्छे से नहीं याद हो पाता। अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ, ये जो है ये घन घनाभ वाला, ये सब है पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो उन सभी चैप्टर से हैं। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सभी में से आपको सवाल देखने को हमेशा मिलेगी। जो 25 नंबर का फॉर्मूला है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक होता है घनाभ, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे आपने देखा होगा घन, मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, घन इस प्रकार से होता है। ये तो मान लीजिए हो गया आपका स्क्वायर, अब ये होता है घन। समझ में आ गया ना, ये होता है घन। तो इसको देखिए, ये आपको 11th में भी पढ़ने को मिलेगा, केमिस्ट्री में। किसमें? केमिस्ट्री में। काफ़ी सारी चीज़ें केमिस्ट्री में तो हैं भाई, पगला आ जाते हैं एकदम, लेकिन अभी से आप पढ़े रहेंगे, हर चीज़ समझे रहेंगे, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। और ये सब जो फॉर्मूले हैं केमिस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेंगे बाद में, तो आप इसको तैयार करते चलिए। जैसे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, या जो होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, जहाँ पर L मतलब लंबाई, B मतलब ब्रेथ मतलब चौड़ाई, H मतलब ऊंचाई। L से लंबाई, B से चौड़ाई, B मैं लिख देता हूँ B बराबर चौड़ाई, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद घनाभ का जो आयतन है LBH, मतलब L गुणे B गुणे H, घन मात्रक होता है इसका इकाई, और इसका इकाई वर्ग मात्रक। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे 2 तो इसका वर्ग मात्रक, तो आप लिख देंगे स्क्वायर, और इसका घनाभ तो क्यूब। तो इस प्रकार से है। उसके बाद है घनाभ का विकर्ण। जो घनाभ का विकर्ण है वह होता है रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम घनाभ का विकर्ण। उसके बाद आता है 28 नंबर का जो फॉर्मूला है। मैं देखिए इसमें क्या समझाऊंगा आपको, जो बताना था मैंने बता दिया ना, अब बता रहा हूँ, कहीं नया चीज़ आएगा बता दूंगा। जैसे ये आया नया चीज़, ए आखिर ए क्या है मैं बता दूंगा, अभी रुकिए सब्र करिए थोड़ा 1 सेकंड। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए अब आ गया घन। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, जो घनाभ होता है ये इस प्रकार से होता है, ये जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर रहती है, और जो घन होता है इसके सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, जहां पर a मतलब भुजा, a क्या है, a बराबर भुजा है, a है आपकी भुजा। उसके बाद घन का जो आयतन है, घन का आयतन a क्यूब मतलब भुजा का क्यूब। मान लीजिए या घन है यही घन, इसका 6 है सबका, तो 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, 6 6 36 6 216। उसके बाद देखिए इसके बाद फिर आते हैं घन का विकर्ण। जो घन का विकर्ण होता है वह होता है √3a। √3a मतलब a आपका हो गया
बोल सकते हैं आप इसको भुजा ना, और तो √3a और मात्रक। उसके बाद है फिर बेलन का आयतन, जो बेलन का जो आयतन है वह होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें बतानी पड़ेंगी, जैसे पाई का जो मान है 3.14 आप रख दीजिएगा, 22/7 आपके अपने करने के हिसाब से जिस प्रकार से आप कर रहे हो। उसके बाद है पाई आर स्क्वायर एच। अब आर क्या है यहाँ पर, आर है त्रिज्या और एच है ऊंचाई। बेलन है, बेलन देखिए बेलन कैसे होता है, बेलन ऐसे होता है, ये इस प्रकार से ऐसे रहता है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ है, ये है एच, ये जो चीज़ है। अब इसमें आर क्या है, ये आर है, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, ये इसकी त्रिज्या, तो यही है। और पाई का मान मैंने आपको बता ही दिया, बाकी सब कुछ आप अच्छे से कर लेंगे। फिर देखिए बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वह है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। बस आपको मान रखना, आप अच्छे से इसको निकाल लेंगे। अब देखिए इसके बाद जो है शंकु का आयतन। जो शंकु है, एक शंकु होता है, उसका आयतन कितना होगा। शंकु किस प्रकार से होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मैं फिगर के साथ आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक करिए, जितने भी लोग हैं आप लोग लाइक करिए यार, लाइक करिए। तो शंकु का आयतन, शंकु आयतन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर जो एच होगा इसको बोलते हैं एच, ये जो है ये है एच, और आर तो यही है हमारा आर ना, क्लियर। अब शंकु का वक्रपृष्ठ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइए। पाई और आर आपको पता है, पाई का मान पता है, आर मतलब त्रिज्या होते हैं। ये आखिर यल, यल मतलब क्या है, यल मतलब लंबाई, तो ये लंबाई मतलब तिरछी ऊंचाई। तो क्या इसको हम ये मान ले, नहीं ये नहीं है, तिरछी ऊंचाई ये है। देखिए यह ऊंचाई तिरछी है ना, इसलिए इसको हम तिरछी ऊंचाई बोलेंगे, यल, तो इसको हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। अब उसके बाद शंकु का संपूर्ण पृष्ठ। देखिए जो शंकु होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ है वह होता है पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर, पाई आर ब्रैकेट में यल प्लस आर। और शंकु की तिरछी ऊंचाई, अगर हमें यल का मान निकालना, मान लीजिए यल का मान नहीं दिया है, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, मान लीजिए हमें इसका मान निकालना है, तो इसका स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और ब्रैकेट इसमें ही रहेगा रूट में। उसके बाद आता है 38 नंबर, जो है गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जो कि है गोले का आयतन। उसके बाद फिर है 39 नंबर गोले का संपूर्ण पृष्ठ। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। फिर 40 नंबर का फॉर्मूला है अर्धगोले का आयतन। देखिए आखिर अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन हमें लिखना है। हर फॉर्मूला अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूँ, बस आप लोग को एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब ही करना है। जितने भी लोग देख रहे हो सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए। 2023 बोर्ड एग्जाम की एकदम धमाकेदार तैयारी कराई जा रही है। 2023 में एकदम 100% आप फुल मार्क्स लेकर आएंगे, यह मेरी गारंटी है। देखिए गोले का हो गया, अर्धगोले का देखते हैं आयतन। देखिए अर्धगोले का आयतन आखिर क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब होता है अर्धगोले का आयतन। उसके बाद है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। अर्धगोला जो है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मान मैंने आपको बताया कि पाई का मान 22/7 आप रखिए, या 3.16। इसमें बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आखिर हम क्या रखें, मतलब कोई बताता है 22/7 सही है, कोई 3.14, तो मैं कह रहा हूँ दोनों सही है, दोनों आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन के हिसाब से। 42 नंबर क्वेश्चन है शंकु छिन्नक का आयतन। तो इसका आयतन होता है पाई h/3। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, शंकु और शंकु छिन्नक अलग अलग होते हैं। तो पाई h/3 और ब्रैकेट में आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हुई होगी। तो ये जो है आर, ये क्या है, तो ये यही है बेसिकली कि आर जो बड़ा वाला है वो बड़े वाले का त्रिज्या है, छोटा वाला छोटे वाले का त्रिज्या। ये देखिए शंकु छिन्नक ऐसे रहता है, तो ये हो गया छोटा वाला आयतन त्रिज्या, और ये हो गया बड़ा वाला, बड़ा और ये छोटा। तो इसके बाद देखते हैं, इसके बाद हमारा शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई, और फिर उसके बाद है बड़का आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल आर प्लस एल वर्ग इकाई। अब बढ़ते हैं 45 नंबर। देखिए जो हमारा 45 नंबर है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। जो देखिए सिग्मा एफ आई है, या है पदों की संख्या,
क्या होती है आखिर? पदों की संख्या कि आखिर कितने पद हैं। सिग्मा या फाई का मतलब ही यही है कि आखिर पदों की संख्या बताए, पदों की संख्या। और या फाई एक्स है उसको निकाल लेंगे जोड़ के, ये ऐड होता है पदों की संख्या का योग। जहां पर देखिए सिग्मा लग जाए समझिए ये योग कह रहा है, योग। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे कि भैया इनके जो कैसे इस पे हम क्वेश्चन लगाएंगे उसको बताइए, तो मैं बता दूंगा। पहले आप लोग 500 लाइक तो करवाइए, 500 लाइक करवाइए और कमेंट करिए, कमेंट दबा के करिए, जितने भी लोग कर पाए कमेंट बताइए कि इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं करवाऊंगा। यहाँ पर 46 नंबर जो क्वेश्चन है, माध्यक बराबर यल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो ये सभी क्या है नंबर्स, क्या चीजें हैं, कौन सी संचयी बारंबारता है, इसमें कौन सी बारंबारता है और कौन सी पदों की संख्या का योग, ये सब क्या चीजें हैं, आखिर इतना चीजें इसमें बताई जा रही हैं। उसके लिए आपको 500 लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट में हमें बताना है कि हाँ इस पर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं बता दूंगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस में नहीं लग रही है। अब देखिए जो बहुलक है, बहुलक बराबर यल प्लस एफ माइनस F1, और ये भी फॉर्मूला गलत था, मैंने देखा था ये भी फॉर्मूला गलत था। तो और मैं बताऊंगा बाद में कि कौन सा चैनल था, हर चीज़ें बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अभी आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। लेकिन देखिए यल प्लस एफ माइनस F1 बटे 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू एच, और ये फॉर्मूले 100% सही है। अगर कोई कह दे या फॉर्मूले गलत है तो मैं जानूँ, क्योंकि 100% या फॉर्मूले सही हैं, एक भी फॉर्मूला इसमें गलत नहीं मिलेगा। मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा अगर आप गलत कहते हैं इसको तो, ठीक ना। इसमें से कोई भी फॉर्मूला आपको गलत नहीं मिलेगा। तो बाकी आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से इन पे क्वेश्चन लगाइए, नहीं आ रहा तो कमेंट करिए, मैं इन पर आपको क्वेश्चन जरूर से लगा के दिखाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने इन वीडियो को अच्छे से समझ लिया होगा। जो मैंने वीडियो में बताया उसमें जो फॉर्मूले थे उसको अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपने पूरा अच्छे से समझ लिया तो अब क्या करिए, एक नोट्स लीजिए, जैसे यह कॉपी है, इस प्रकार की कोई भी एक कॉपी ले लीजिए, उसमें इन सभी फॉर्मूले को अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए नोट करने से क्या होगा, इससे बस यही होता है कि मैं जो चीजें बताया हूं उसको आप अगर नोट करेंगे तो आपने एक बार वीडियो देखा, एक बार आपने उसको सुना, और उसके बाद जब आपने नोट किया तो देखिए नोट करने के बाद आपको अच्छे से उसमें समझ में आ जाता है कि हाँ हमने अभी क्या सुना था, क्या पढ़ा था, तो वो चीजें होती हैं और आपको रिवाइज करने में आसानी रहती है। और पता है पूरा मैथ फॉर्मूले पे ही टिका है, तो आपको इस सबको तैयार कर लेना है। वीडियो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और क्या करना है, शेयर, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इतना चीज करिए। बाकी मैं मिलता हूं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी स्टडी दमदार तरीके से करते रहिए।